अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस नए पॉडकास्ट में आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम जो हमने आपसे बातें की और अपने बिहाइंड द सीन वो बातें बताई जो कई सालों से हम अपने सीने में लेके बैठे हुए थे कि हमने किस तरह नूरानी को एक्सप्लोर करने की ठानी और किस तरह वसाइल इकट्ठे किए, दोस्तों को जमा किया, परमिशन ली, फिर उस रास्ते पे चले और फिर मौज मस्ती करते हुए नूरानी पे जब पहुँचे और पहला हमने कदम बढ़ाया नूरानी की तरफ और फिर कदम बढ़ाते बढ़ाते हम कड़े वाले सरकार के पास पहुँचे और फिर वहाँ से हम आगे की तरफ बढ़े और आसिफ भाई शाह नूरानी सरकार यानी कि नूरानी सरकार की तरफ बढ़े। हमने वहाँ ऐसी लोडिंग सवारी देखी जो हमारे लिए एक ताज्जुब भी था कि ऊँटों पे सामान लाद के ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहाड़ों में ऊँट। हमने तो सहरा का इसको सुना था कि ये जहाज है, ये पहाड़ों पे क्या कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी और हम देख के खुश हुए और हमने बोला ये भी काम होता है यहाँ। तो उन ऊँटों पर सामान लादा और आसिफ भाई चलते चलते नूरानी सरकार पे पहुंचे। ये उन्होंने बताया था, आज हम आपको आगे बताने वाले हैं, मगर उससे पहले आसिफ भाई की तरफ जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि पहला सीन नूरानी इतने सालों के बाद कैसा लगा। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और मैं थकन से चूर हो चुका था, लेकिन मुझे ये परेशानी थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ इन सारे लड़कों को लेके आया हूँ और मैंने इनको आधे रास्ते पे छोड़ के मैं जो हूँ सामान के साथ चला गया हूँ। अजीब अजीब से दिमाग में ख्याल आते थे और मैं उनको झटकने शुरू हो जाता था। इतने में आस्ते आस्ते वो लड़का मेरे से बातें करता हुआ, मेरा ध्यान बांटता हुआ, उसको लग गया था कि आसिफ भाई बहुत परेशान हैं सारों के लिए। और बार बार मुझे समझा रहा था कि आसिफ भाई ये जगह ऐसी नहीं है कि ये लोग सारे घूम जाएंगे, ये कहीं नहीं घूमेंगे, नदीम भाई इनको ले आएंगे, आप आस्ते आस्ते चलो, आप परेशान नहीं हो। आस्ते आस्ते मैं चलता रहा और पहाड़ जो है ऐसे जैसे करीब होता गया। मैंने ये देखा कि चारों तरफ से पहाड़ और चोटियां और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नायाब थी। चलते चलते ऊंट जो है एक जगह पे रुक गया और मैंने देखा कि दूर से एक गुम्बद नजर आया और उसने मुझे कहा, आसिफ भाई वो नूरानी सरकार का जो है मज़ार है। मैंने गौर से देखा और मैं हैरान हो गया कि चारों तरफ के पहाड़ के बीच में एक खड्डानुमा जगह है जिस पे एक मज़ार बना हुआ है। मैं और करीब होता होता उनके करीब होता गया। ऊंचे नीचे रास्ते थे, कुछ पक्के थे कुछ कच्चे थे और मेरे ऊंट साहब तो मज़े से चल रहे थे क्योंकि वो वहीं के थे। बस उनकी गले की जो घंटी है वो टन 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 कर रही थी और वो आगे बढ़ने शुरू हो गए थे। मैं क्या देखता हूँ कि उस रास्ते से गुजरने के बाद एक बाजार आ गया और छोटी छोटी गलियों में से छोटी छोटी दुकानों को देखते देखते मैं गुजरता रहा। मेरे ऊंट साहब भी मेरे साथ ही थे। गुजरते गुजरते अचानक उसने मुझे बोला कि आसिफ भाई आप इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो, मैं सामान लेके आता हूँ। बस मैं वहाँ पे कोना ढूंढ रहा था, थकावट से बहुत बुरी हालत थी। उस बच्चे ने यानी कि नदीम के दोस्त ने सारा सामान उतारा और एक जगह पे गया और उधर उसने किसी से बात की कि भाई ऐसे ऐसे नदीम ने जो है वो लोग भेजे हैं। उसने कहा कि अंदर का जो है वो हिस्सा बहुत बिजी है। मैंने देखा कि अंदर बहुत सारी दरिया बिछी हुई हैं, बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं। उसने कहा जो खाली जगह है आप इनको वहाँ पे ले जाओ। बस क्या था, मुझे तो कोना चाहिए था। उसने जल्दी से दरी बिछाई और बोला आसिफ भाई आप आराम कर लो। और सख्त गर्मी की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं और मुझे था कि जल्द से जल्द ये वापस आ जाएं, ऐसा ना अंधेरा हो जाए, ऐसा ना हो ये गुम जाएं। अजीब अजीब चीज़ें चलते चलते इतने में मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। वहाँ पे लाउद पे क्या हुआ वो अज़द आपको बताता है। ये थे आसिफ मलंग जिन्होंने अपने हिस्से की दास्तान सुनाई। अब आगे क्या होना था मुझे खुद नहीं पता था। हम उस नाबीना इंसान की तरह थे जिसको सहारे की ज़रूरत होती है ताकि वो सही रास्ते पे चल पड़े। तो नदीम भाई ने उस जगह से हमें गाइड किया कि मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। अब सबसे आसान बात ये थी कि अब हमारे हाथों में और हमारे कमर पे या कंधों पे कोई बोझ नहीं था, सिर्फ हमें अपना बोझ उठाकर चलना था यानी कि वजन, और हमने आगे बढ़ना था। तो एक पहाड़ हम क्रॉस के बीच में आए थे और आगे 6 पहाड़ थे
हमें नहीं पता था कि आगे 6 पहाड़ यानी कि 6 माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं। तो हम एक पहाड़ चढ़े, दूसरा पहाड़ चढ़े, तो वहाँ कुछ लड़के थक गए, कहते और कितना दूर है? किसी ने कहा बस एक जबल आगे। हमने बोला एक जबल आगे? जबल क्या होता है? तो कहा आपको नहीं पता, पहाड़ को जबल कहते हैं। मतलब हम पहली बार सुन रहे हैं ना, कराची वाले हैं। तो वहां पर कुछ लड़कों की हवा टाइट हो गई और वो वहीं रुक गए, और फिर हमने आगे की सफर लिया। जब आगे पहुंचे हम तीसरे चौथे पहाड़ पर, तो हमें पता लगा कि यहाँ पर बहुत हवा का दबाव है और हवा बहुत अच्छे से चल रही है। तो हमने नदीम भाई से पूछा और कितना रह गया है? बस थोड़ा सा दूर है, एक जबल और। फिर हम अगले जबल पे पहुंचे और देखा हमने कि हमें किसी ने बताया कि ये नूह की कश्ती भी यहाँ पे टकराई थी और यहाँ रुकी थी। हमारे लिए बहुत हैरानी की बात थी। हमने बोला नूह की कश्ती जो है वो आज तक हमें नहीं पता कहाँ पर है और यहाँ पर टकराई कैसे, पहाड़ तो टूटा नहीं। तो लोगों ने कहा कि आप मानो ना मानो, ये दास्तान ऐसे ही है और आपको ऐसे ही सुननी पड़ेगी क्योंकि आप पहली बार आए हो। हमने बोला ठीक है। फिर उससे आगे बढ़े, छठे पहाड़ पर पहुंच गए, हाईएस्ट पीक है ये। और यहाँ से मेरे पीछे जो रास्ता है, ये जो लाहौद को बैक साइड से जो रास्ता आता है, वो रास्ता आगे जाके इस पहाड़ के पीछे से है। ये जो पहाड़ है, ये इसके अंदर जो है वो लाहौद ला मकान है। और ये पहाड़ जो कहा जाता है, ये जो है वो दूध का पहाड़ है, इससे जो है दूध की नहरें निकलती थी। थोड़ा सा नीचे उतरे तो माइजो गोड आ गया। अब हमने बोला ये क्या कहानी है? तो पता लगा ये वो माई थी जो यहाँ जाहिर आते थे, यहाँ जो लाहौती आते थे उन्हें वो खाना खिलाती थी, और उनका एक किस्सा बहुत मशहूर था। हमने बोला गुड, तो कभी इसको भी हम ज़ियारत करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे बढ़े तो थोड़ा सा हमवार सी सतह आई और वहाँ एक होटल आया। नदीम भाई बैठ के वहाँ चाय पी रहे थे। जब हम पहुँचे तो हमें कहा चाय पियोगे? हमने नहीं, अभी लेटेंगे। तो हम वहाँ लेट गए। तकरीबन हम 15-20 मिनट लेटे और फिर प्यास लगी तो हम कुएं की तरफ बढ़े, और जब कुएं से पानी पिया पेट भर के, तो हमें पता लगा यहाँ एक दरख्त है जिसके एक ही तने से, एक ही बिट से 3 तने या 4 तने निकल रहे हैं। हम मेरे लिए लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस था, अब कोई बताने वाला भी नहीं था। तो हमने नदीम भाई को पूछा ये क्या है? कह रहे खजूर का दरख्त है। हमने अच्छी बात है। तो उसके बाद चाय पी। चाय पीने के बाद अब आखिरी पहाड़ था जो हमने नीचे उतरना था। जब हम उसकी चोटी पे पहुंचे और फिर जब नीचे हमने देखा कि लोग किस तरह बैठ के उतर रहे हैं, कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि पहाड़ की जो मिट्टी थी वो मजबूत नहीं थी ज्यादा। तो करते करते हम भी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे आधे पहाड़ में। फिर वहां से पता लगा कि जो सरिया होता है कितना पतला होगा, 6 इंची मुश्किल से होगा। उस पर शॉर्टकट है, उस पर आप इस तरह चल के जा सकते हो और बैठ बैठ के जा सकते हो, क्योंकि वो एक पत्थर, सख्त पत्थर के ऊपर इस तरह की बनाई हुई थी। जैसे तैसे था, हम बड़ी मुश्किलों से उतरे। उतरने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो नदीम भाई ने कहा यहाँ चप्पलें जमा करवा दो ताकि हम आगे जाएंगे। और जैसे ही हमने चप्पलें जमा कराई, थोड़े से स्टेप्स हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने पहली जो ज़ियारत देखी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज की जगह देखी, यानी कि इबादत की जगह। यहाँ पे भी एक झटका लगा, ये कैसे हो सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए और उन्होंने कौन सी नमाज पढ़ी, उन्होंने कौन सी इबादत की। अब सवाल बढ़ रहे मगर जवाब नहीं मिल रहे। तो वहाँ हमने वज़ू बनाया। वज़ू बनाने के बाद हमने 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ी कि शुक्र है हम सही सलामत यहाँ पे पहुँचे और हम उस नबी के उस मसल्ले पे पहुँचे जहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से उस वक्त में अल्लाह की इबादत की होगी। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो एक बाबा डंडे मार रहे थे लोगों को। हमने ये क्यों मार रहे हैं डंडे? तो उन्होंने कहा ये रहमत का डंडा है। तो हमने बोला हम भी खा लेते हैं। तो उन्होंने हमारी पीठ पे भी मार दिया। इसी तरह कुछ मोर के पर थे, वो भी हमारी झाड़ पोछी हुई। उसके बाद
हम आगे बढ़े तो एक शख्स रोटी बना रहा था, वहां से भी हमने थोड़ी सी रोटी ली। फिर जो चश्मे का पानी, जो अंदर से चश्मा बाहर आ रहा था, उसका पानी पिया पेट भर के। नदीम भाई ने कहा आ जाओ अब। जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर बढ़े तो हमने मुख्तलिफ शक्लें वहां देखी पत्थरों पर। हमने ये क्या है, नदीम भाई ने कहा ये भी एक मिस्ट्री है, अभी पहली बार आए हो तो जिस मकसद के लिए आए हो पहले वो काम करो, फिर आते रहना और डिस्कवर करते रहना। उसके बाद हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे गए हम ऊपर की तरफ, तो हमें पता लगा एक जंबे गफीर एक छोटे से सुराख में घुस रहा है और लड़ भिड़ के कुछ लोग वापस भी बाहर आ रहे हैं। तो हमारे लिए एक ताज्जुब की बात थी, क्योंकि ईद का तीसरा दिन लग चुका था। हमें नहीं पता था कि दुनिया यहाँ सिमट कर आ चुकी है और यहाँ पर जो खींचातानी हो रही है उसमें हम भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो हम भी लाइन में लगे। करते करते हमने जब देखा कि वही लोहे की 6 इंची की रॉड, उसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, किसी सखी ने बनवाई थी कभी, और या तो रस्सी थी उसको पकड़ के आप चल जाएं, दोनों एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं थे। तो हमने आफियत समझी कि हम लाइन में लगते हैं, जब हमारा नंबर आएगा हम सीढ़ी चढ़ के चले जाएंगे। तो करते करते सीढ़ी के पहले स्टेप पे पाँव रखा, 15-20 मिनट हो गया, पाँव दर्द करने लगे क्योंकि हमने चप्पलें नीचे उतार दी थी। इसी तरह करते करते जब दहाने तक पहुंचे तो घंटा हो चुका था और हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अभी हम गिरे, ना पानी ना कुछ, और आगे की तरफ हम देख रहे थे कि आगे कैसे जाएंगे। करते करते उस छोटे से सुराख पर मैं जैसे ही पहुंचा तो मैं सीधा नहीं जा सकता था, मुझे टेढ़ा होना पड़ा, और जैसे ही मैं टेढ़ा होकर अंदर की तरफ गया तो मैं रोल खाता हुआ खड्डे में गिर गया। पता लगा कि यहाँ पर पकड़ के उतरते और हमें किसी ने बताया नहीं था। तो मेरे पीछे जो आ रहे थे, मैं वहाँ खड़ा हुआ और मैंने उनको गाइड किया, और इस तरह करते करते सब लड़के जो हमारे साथ थे वो अंदर आ गए। अब अंदर अंधेरा, हमारे पास टॉर्च नहीं, लोग जो घूम रहे थे वो टॉर्च लेके घूम रहे थे। तो जब हमारे पे टॉर्च पड़ती थी तो हम एक दूसरे को देख पाते थे। फिर हमें किसी ने कहा ये सामने चले जाओ, तो हम सामने की तरफ गए तो रस्सा था, कह रहे रस्से को पकड़ के जलते जाओ, जहाँ रस्सा खत्म होगा सुराख आएगा ऊपर और फिर ऊपर चले जाना। हमने ठीक है। अब रश इतना कि अंदर कुछ समझ भी नहीं आ रहा। फिर क्या होना था, पाँव स्लिपरी थे, चश्मे का पानी है या कीचड़ है अंधेरे में नहीं पता लग रहा था। हम रस्सा पकड़ते हुए और उसी की सिम जाते हुए जब आखिरी उस दहाने पे पहुंचे जहां से हमने गार में ऊपर जाना था, तो बहुत से लोग पहले से मौजूद थे। फिर जब वो खाली हुआ फिर हम अंदर गए और वहाँ एक चिराग जल रहा था और जहाँ नमाज पढ़ा हुआ था और उसके आगे कुरान था। मैं वहाँ पे सजदा रेज़ हुआ, और जैसे ही मैं वहाँ पे सजदा रेज़ हुआ एक हीट मेरे दिल को चढ़ी, यहाँ दिल तक पहुँची और उसने मेरे पूरे जिस्म को गर्म कर दिया। मेरा ऐसे बॉडी तपने लगी कि जैसे मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आली मदद। लाहौल मकान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना था, मैंने भी आपको बहुत आम ज़बान में बोलूँ पकाया, यहाँ आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दी। ये मेन मंबा है जो सदियों से जो है वो ऑन है। हर बुज़ुर्ग आए, हर पैगंबर आए, इस जगह पे उन्होंने इबादत की। ये मेन वो जगह है जो सदियों से चल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आदम के ज़माने में, उसके बाद नूह के ज़माने में, उसके बाद जो है इब्राहीम और फिर मूसा और फिर ईसा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस तरह औलिया अल्लाह में जो है सबसे पहले नूरानी सरकार इस खित्ते में आए और उन्होंने इस जगह पे जितनी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म किया। इसलिए आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ मूर्तियाँ या मुख्तलिफ़ जानवर या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं, और लोगों ने अपनी बहुत सी स्टोरीज़ बनाई हुई हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया वो स्टोरी किस तरह बनी और क्या हुआ। क्योंकि हर दौर के हिसाब से, हर मज़हब के हिसाब से, हर फ़िरके के हिसाब से यहाँ जो है वो आए और अपने अपने वक्त में ना उन्होंने यहाँ पे किया। कोई ऐसा फ़िरका हमने नहीं देखा या मज़हब नहीं देखा जो यहाँ पे ना आया हो। यहाँ जो जगह मना है वो इसलिए है कि यहाँ मगरिब के बाद जो है वो गैबी मखलूक इतनी हैवी या हावी हो जाती है इस जगह पर कि अच्छे और बुरे में आप तमीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि हम इंसान हैं, दुनिया परस्त हैं, इसलिए हमें पता नहीं लगता कौन सी चीज़ हमारे लिए मुफीद है और कौन सी नहीं। इसलिए यहाँ के जिन्नात जो हैं वो बहुत जलाली टाइप के हैं, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी। इसलिए ये रात को जगहें जो है बंद कर दी जाती हैं। जब से नूरानी सरकार इस खित्ते में आए और उन्होंने
यहाँ पर गोगल देव को जो है वो गार में बंद किया। उसके बाद से ये सारा निज़ाम उनके पास आया, उन्होंने अपनी इबादत की और इस्लामी तरीका जो है हुजूर जो देके गए थे उसको नाफिज किया और मौला अली के सिलसिले को आगे बढ़ाया। क्योंकि मौला अली से जो सिलसिला चल रहा है वो है कलंदरी सिस्टम शुरू हुआ इमामों के बाद, उसके बाद जो है दरवेशी आ गया, सूफी आ गया और फ़कीरी सिस्टम आ गया। ये सिस्टम आपको ना कुरान में मिलेंगे ना हदीस में मिलेंगे, ये आपको हकीकी दुनिया में मिलेंगे। बहुत से लोगों को बहुत सी खुश फहमीज़ हैं। अभी आया हूँ मैंने खुद मशक्क़त की है और थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे रूहानियतें अगर नहीं है तो आके यहाँ खुद चेक कर लें। आप मेरी हालत देख सकते हैं और जितने भी यहाँ लोगों ने अभी हाज़िरी दी है सबकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो गई है, पसीने आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ गर्मी है, आप जानमाज़ जो पड़ा हुआ है उस पर जैसे ही हाथ रखेंगे या उस पर बैठेंगे आपको जो है वो एक ऐसी हीट आपके हार्ट को चढ़ेगी और आपके दिमाग को हल्का कर देगी, आपके जिस्म को हल्का कर देगी और उसके साथ साथ जो है आप अपने अंदर जो है वो एक एनर्जी फील करेंगे, एक रूहानियत फील करेंगे। वही चीज़ जो है आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से, मुख्तलिफ़ इशूज़ से, जो जहनी मर्ज़ हैं, जिस्मानी मर्ज़ हैं और दूसरी मर्ज़ से बाहर निकालती है। इसके साथ साथ अभी नीचे चलते हैं, नीचे भी मैं आपको डिटेल देता हूँ कि जो ऊँटनी है और यहाँ कितने गार हैं उसकी भी डिटेल देता हूँ और कौन सा गार कहाँ जाता है वो भी बताता हूँ। उसी कैफियत में मैं थोड़ी देर रहा वहाँ पर, फिर धक्का आया कि भाई हमें भी बैठना है, तो मैं वहाँ से हिला और मैं साइड में बैठ गया। इस तरह मेरे बाकी ग्रुप के लोग आते गए, बैठते गए और वो भी मेरी तरह ही कुछ कुछ होने लगे। फिर हम वापस उतरे, वो भी एक मुश्किल मरहला था। फिर उसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम बाहर से अंदर आए थे, तो किसी ने टॉर्च मारी और कहा ये देखो मौला की ऊँटनी, मौला यहाँ से ऊँटनी पे जाते थे मक्का मदीना। फिर किसी ने कहा तुम्हें पता है यहाँ साबुन भी है? मैंने नहीं, तो साबुन भी हमने देखा। फिर किसी ने कहा यहाँ माँ का पेट भी है, जहाँ से लोग गुजरते हैं तो वो पता लग जाता है कि वो नेक है कि बद है। तो जब मेरी बारी आई कि ये नेक और बद है तो मेरी टेस्टिंग शुरू हो गई और मेरा दिमाग कह रहा है तो गुजर नहीं सकेगा और इसी में मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ। फिर दिल में आवाज़ आई कि तू कर सकता है, तो फिर मैं चला और मैं उससे गुजर गया और मैं खुश कि यार इतनी सी जगह और मैं कैसे निकल गया मुझे खुद नहीं पता। इस तरह हम सारे लोग एक एक करके सब गुजर गए। इस तरह हमने और चीज़ें देखना शुरू की, तो कुछ जगहें बंद थी और कुछ जगहें थी। हम वहाँ थोड़ी देर बैठे, सब लड़कों को जमा किया और सब लड़कों को पूछा सब खैरियत से है, किसी को और कुछ करना है? सबने कहा नहीं अब निकलने की कहानी करते हैं। तो फिर हम वापस लाइन में लगे बाहर निकलने की, क्योंकि एक ही सुराग था, उससे लोग आ भी रहे थे जा भी रहे थे, एक अंदर आ रहा था एक बाहर जा रहा था। तो इसी तरह करते हुए हमें पता लगा अंदर रस्सी है, तो उस रस्सी को पकड़ के हम खींचते हुए उस सुराग तक पहुंचे। एक टांग हमने बाहर निकाली, वहां से एक शख्स ने एक टांग इधर की तरफ की, वो यहाँ पे अंदर और हम एक बंदा बाहर। तो इस तरह करते हम सब बाहर निकले। तो हमने नदीम भाई को देखा, वो हंस रहे थे हमें देखकर। हमने यार हमें तुमने फंसा दिया और खुद क्यों नहीं गए? तो कहा मैं तो कर चुका हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम अपनी शक्लें देखो। जब हमने एक दूसरे को देखा तो सब मट्टी की वजह से, कीचड़ की वजह से काले पीले हो रहे थे, तो हम हंसने लगे। और फिर उसी हालत में हमने शुक्र अदा किया कि ये ज़ियारत हमने बहुत सुनी थी कि लाहौद लामकां के अंदर एक दुनिया है। तो उस दुनिया में आज हमने भी दुनिया देखी और जो जो एक्सपीरियंस देखे वो फिर किसी प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। फिर वहाँ से शुरू होता है मरहला वापसी का। तो नदीम भाई हमें वापस चश्मे की तरफ लेके गए जो मटके में आ रहा था, डायरेक्ट मटका उसके नीचे था। वहाँ से हमने पेट भर के पानी पिया और फिर वहाँ से आगे निकले, कुछ थोड़ा बहुत हमने चखा और फिर उसी पहाड़ पर दोबारा चढ़ने लगे जिससे उतरे थे। करते करते हम तकरीबन शाम के 5:30 बजे आसिम अलंग के पास पहुंचे। मेरे साथ इस तरीके से हुआ कि मैं थकावट से जो है वो चूर होने के बाद उस दरी पे लेटा और मैंने शुक्र किया कि मुझे जो है वो आराम मिला है। इतने में मेरी आंख लग गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही खूबसूरत तरीन जगह पे सुकून से बैठा हूँ और मेरे साथ कौन है और मेरे साथ कोई है। ये बात एक सीक्रेट है। बस ऐसा लगा कि चारों तरफ से हवा ही चल रही है और मैं नींद ही नींद में था।
बस इतने में मुझे ऐसा लगा कि मैं कई सदियों से जो है वो अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ। मैं इतनी गहरी नींद सो गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत हवा में और बहुत खूबसूरत जगह पे जो है वो सो रहा हूँ। चारों तरफ जो है वो अमेजिंग जगह थी, शायद मैं आपको समझा नहीं सकता। इतने में मेरे कान में आवाज़ आने शुरू हुई कुछ लोगों की और एकदम मेरी आंख खुली और मैं क्या देखता हूँ कि जिस्म की थकावट और जहन की टेंशन बिल्कुल रिलीफ हो गई है। और मैंने देखा आधा ग्रुप आ गया है। मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ। बोला आसिफ भाई वो लोग अंदर चले गए, हम लोग आ गए और हम लोगों ने नहाना है, ये हाल हमारा हुआ है। उस लड़के ने कहा आसिफ भाई चाय बन गई है, आप चाय पियो, आप जो है वो कुछ खा लो और मैं इनको नहला के आता हूँ। एक ग्रुप को वो नहलाने चला गया। जैसे ही हम पहुंचे, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता किया था और थोड़ा सा हमने कुछ बिस्किट वगैरह लिए थे रास्ते में, भूख बहुत लगी हुई थी, तो नदीम भाई के एक दोस्त कहीं से लंगर लेकर आए और मुझे आज भी याद है हम उन्हीं गंदे हाथों से जिनसे हमने सुबह नाश्ते के बाद धोए थे, मुंह धोया था नाश्ते से पहले और हाथ धोए थे और फिर हम चले लाहौद कर आए और उन्हीं हाथों से हम खा रहे थे सब लड़के। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमने हाथ धोने, बस थाल हमारे सामने था और हम नवाले पे नवाला चढ़ाते जा रहे थे, खाते जा रहे थे और जब खा लिया तो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और एक दूसरे को कहने लगे मुंह तो धो लेता, कोई कहता है हाथ तो धो लेता, कोई कहता नहा तो लेता। तो आसिफ भाई की आवाज आई अब खा लिया है तो जाओ नहा कर आओ, फिर हम चाय देते हैं। इतने में क्या होता है कि दूसरा ग्रुप मेरे पास आ गया। मैंने अज़्ज़त को देखा, मैंने अज़्ज़त सब खैरियत है? अज़्ज़त ने बोला हाँ भाई खैरियत है, बस गर्मी बहुत थी। आसिफ भाई आप तो कहते हो चारों तरफ जो है यहाँ पे चश्मे थे और बहुत कुछ था, परियों का था जो हमने सुना, वैसे तो कुछ भी नहीं था। गर्मी जो है वो कुछ कम हो गई थी और रात जो है वो वहाँ पे होनी शुरू हो गई थी और चारों तरफ हल्की हल्की हवा आनी शुरू हो गई थी। मैं सोने के बाद ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सोया नहीं और मेरी सारी जो है थकावट और बहुत सारी चीज़ें दूर हो गई थी। दिमाग बहुत फ्रेश हो गया था, ऐसा लगता था कि मैं बहुत सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ। अजीब से अंदर एक टूट फूट चल रही थी, वो आज तक समझ नहीं आई, लेकिन अब महसूस कर सकता हूँ कि वो क्या था। बस क्या था कि दूसरा ग्रुप जो है वो भी नहाने चला गया। वापस आने के बाद इन्होंने कहा कि खाना बनाते हैं और इतने में आवाज़ आई कि आसिफ भाई कुछ पढ़ें। मैंने इनको बोला कि क्या पढ़ना चाहते हो। इसके बाद क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई कि बारिश शुरू हो गई और किस तरह हमें अपना सफर वापस कर जाना पड़ा, ये हम बताएंगे आपको अगले पॉडकास्ट में। यहाँ तक के लिए इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।